सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड आई एम सॉरी कि पहला स्लाइड हमारे आज के प्रेजेंटेशन का थोड़ा रियलिटी चेक है। एक्चुअली ये पूरा वीडियो ही आप देखोगे तो रियलिटी चेक है। वाई डिड द मार्केट्स करेक्ट एंड वाई वी वर सो श्योर दैट द मार्केट्स विल करेक्ट इन अक्टूबर, अगेन झटका इन नवंबर, और आने वाला साल अभी 2025 का कैसा रहेगा फॉर द मार्केट्स, उसमें कौन से स्टॉक्स को चुनौती हो सकती है। क्योंकि येस्टरडे वी स्पोक अबाउट ऑल द गुडी थिंग्स ना, सारी अच्छी अच्छी बातें तो हमने कर ली, बट ये भी तो देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है और किस तरह से, किस एंगल से रियलिटी आपसे छुपाई जाती है, एक तरह से छुपाई या ढकी जाती है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ टाइड मोमेंट, पूरा साफ दिखेगा आपको। IITs which are supposed to be the बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड ऑल्सो, इन टॉप 500 में 6 IITs का नाम हमेशा आता है। IIT मुंबई हमेशा उसमें इंडिया की तरफ से टॉप पे आती है ग्लोबल रैंकिंग्स में, QS रैंकिंग्स जो बोलते हैं। अब अगर IITs में प्लेसमेंट क्राइसिस होगा, और ये सारे रिपोर्ट्स जो आप देखोगे ना, ये मैंने वेरियस सोर्सेज वीडियोस से स्क्रीनशॉट लेके जमा किया है, तो क्रेडिट जहाँ जहाँ ड्यू होगा वहाँ मैं दे दूँगा। प्लेसमेंट क्राइसिस हैज़ हिट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर्स। RTI जब फाइल हुआ तब पता चला कि IIT कानपुर का जो एलुमनस है धीरज सिंह, उसके हिसाब से स्टैगरिंग 38% ऑफ IIT ग्रेजुएट्स अक्रॉस ऑल 23 कैंपसेस रिमेन अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब ऑलमोस्ट 40% IIT के लोग इतना मेहनत करके जब जाते हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड इज़ अ बिग थिंग। सो द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इज़ हियर टू स्टे। और अगर आप में से कोई भी Naukri.com का स्टॉक देख रहा होगा और अगर वो ऊपर चढ़ा है तो वो क्लियरली ओवर वैल्यूड है इस वक्त। अगेन, कोई भी स्टॉक इस वीडियो में बताया गया इज़ ओनली फॉर एज एन एग्जाम्पल एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस, वो बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले जाके Naukri.com का स्टॉक देखूंगा और अगर वो ऊपर चल रहा है, लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो इवेंचुअली कभी ना कभी वो स्टॉक पिटेगा ज़रूर बुरी तरह। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये एक्चुअली मुझे एक वीडियो से मिला था, ये लीक्ड व्हाट्सएप चैट है जिसमें आप खुद पढ़ सकते हो क्या है ये। आई डोंट वांट टू रीड इट। एंड मतलब कैसे लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। If you are aware, currently 72 talented individuals are seeking employment opportunities. So this is crazy, right? IIMs की बात हो रही है इस वीडियो में, इस व्हाट्सएप चैट में। IIMs का कोई एलुमनाई का ग्रुप था। Now let's come to the food inflation in the last 3 years, जो अक्सर हमारे जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हैं जो डराते हैं आपको, उसमें बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, हम सबको पता है, बट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड CPI, WPI। तो द रीज़न फॉर FMCG स्टॉक्स फॉलिंग, मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा है क्यों ये FMCG इतना पिट रहे थे। गाइज, उसका रीज़न बहुत सिंपल है, उनका कॉस्ट ऑफ कैरी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गया है। अगर आप इस स्लाइड में देख रहे हो, लुक एट कोविड के बाद जून 2021 देखिए 2.56, फिर 2.44 दिसंबर 2021 तक आते आते फूड इन्फ्लेशन बीच में अभी लास्ट ईयर 9% हो गया था। अब लास्ट ईयर के हिसाब से वो 8.27% है दिसंबर 2023, एंड 2024 में आते आते आप मानोगे नहीं, फूड इन्फ्लेशन 10% का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और सरकारी आंकड़ों में आपको कभी भी फूड इन्फ्लेशन का सही मापदंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कैलकुलेशन के फॉर्मूला में व्हेन दे कैलकुलेट इन्फ्लेशन, उसमें वो फूड इन्फ्लेशन कभी बैठता ही नहीं है। दे नेवर कंसिडर फूड इन्फ्लेशन, उसको एक छोटा सा साइड किक देके साइड नोट बना दिया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ती है आम आदमी को, वो फूड इन्फ्लेशन की पड़ती है। इस गाड़ी का रेट आप मुझे बता सकता है, कोई गैस करके कमेंट्स में डालिए अगर आप ये प्रीमियर देख रहे हो। अदरवाइज़ बहुत सिंपल सी गाड़ी है ना, मारुति ऑल्टो 800। इसका रेट है 6.5 लाख। लेकिन अगर मैं अब आपको बताऊं कि गाड़ी बनाने वाले को भी, जो कंपनी है, टोटल 30 to 35% सिर्फ टैक्स जाता है सरकार को देने में ये गाड़ी आप तक बेचने में, जिसके वजह से इतनी सिंपल लुकिंग कार का भी प्राइस 6.5 लाख हो सकता है। इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स एन एक्सपेंसिव कार। 6.5 लाख में अगर ऑल्टो बिकेगी तो महंगी गाड़ियाँ कहाँ से बिकने वाली है।
तो प्राइस राइस ऑफ व्हीकल्स में टैक्सेशन यानी जो जीएसटी वगैरह मिला के जो B2B कंपनीज भरती हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है. दीज आर द रियल इश्यूज ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ हर्डल्स जो हमने उम्मीद की थी जब हमने भर भर के सरकार को वोट करके लाया था कि वो पूरा करेंगे. जब वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमारी उनकी जवाबदेही बनती है, हमारी सवाल पूछने का हक बनता है कि भाई फिर आप में फ़र्क क्या रह गया. वॉट इज़ द डिफरेंस दैट यू हैव ब्रॉट टू द टेबल अगर मेरे सारे बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. कुकिंग ऑयल प्राइसेस तो आपको पता ही है भाई, 90 रुपीज़ वाला छोटे रूरल एरिया में अगर वो 135 हो जाएगा, कुकिंग ऑयल बीच में हो गया था दिवाली के टाइम, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे. छोटे व्यापारी, छोटे जो रिटेलर हैं उनके ऊपर तो भाव बढ़ाना ही पड़ेगा और उस वजह से कंजम्पशन रुकती है ना बेसिकली. दिवाली के बाद भी इस प्राइस में कोई रिप्रीव या गिरावट नहीं आई है. अब एक उम्मीद बचती थी क्रेडिट ग्रोथ, जो आप देख ही रहे हो. आरबीआई उधर हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने नॉर्म्स इतने सख्त कर दिए. सी क्रेडिट ग्रोथ होता क्या है, जब मार्केट में लोग ब्याज पे पैसा ज़्यादा उठाएं इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी. एज यू कैन सी अक्टूबर 2021 टू फरवरी 2023 तक सही चल रहा था, काफ़ी अच्छा. क्रेडिट ग्रोथ का मतलब है कि बैंक्स में क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है. बैंक्स में, एनबीएफसीज में, क्रेडिट कार्ड कंपनीज में उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और लोग जो क्रेडिट पे पैसा उठा रहे हैं वो स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशन में. यहाँ हुआ क्या है, क्रेडिट ग्रोथ देखिए कितना बढ़ के 20.9% पे गया इन फरवरी ऑफ 2024. बट उसके बाद धड़ाम से जो नीचे गिरा है ये दूधारी तलवार, क्योंकि पैसा ब्याज पे पब्लिक ने उठाया, कंज्यूम नहीं किया है, शायद मार्केट में निवेश करके लॉस खाया और अब वो न्यू क्रेडिट ग्रोथ जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आरबीआई ने भी बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए नॉर्म्स काफ़ी सख्त कर दिए पिछले 1.5 साल में, 1.5 ईयर. तो दूधारी तलवार, डबल एज स्वॉर्ड. क्यों, वाई वी से दैट, बिकॉज क्रेडिट भी नहीं बढ़ा, माल भी ऊपर चला गया, कॉस्ट भी आपकी बढ़ गई और पब्लिक अभी वो पैसा रिटर्न नहीं कर रही है, जिस वजह से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा पिट गया इंडिया में. पूरा सेक्टर पिट गया. हालांकि वो रिवाइव करेगा, बट ये एक प्रॉब्लम थी जिसको हम अवॉइड कर सकते थे. दिस वॉज विद इन द रेल्म्स ऑफ द आरबीआई. ये उनका पहला उत्तरदायित्व बनता है कि वो इसको क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाएं, इन्फ्लेशन को बैलेंस करें. किस हिसाब से हम लोग शक्तिकांता दास को अच्छा फेयरवेल देंगे मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि उनके दौरान अंडर हिज वॉच फूड इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, आउट ऑफ कंट्रोल है. ओवरऑल इन्फ्लेशन 6.5% है. आरबीआई की लिमिट 4 to 6% की है, कंफर्ट जोन वाली, और अभी तो वो 7% बीच में छू गया था. इकोनॉमिक ग्रोथ 5.4% गिरी है जीडीपी की. एफएमसीजी के प्राइजेस बढ़े हैं, क्रेडिट ग्रोथ भी नीचे गिरा है. तो मैं किस हिसाब से किसको मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करूं और कौन से एंगल से किसी इकोनॉमिस्ट को क्या विश करूं. कमिंग टू टूरिज़्म, सो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि टूरिज़्म सेक्टर में आपको ग्रोथ क्यों दिख रही है. तो वो तो देखो कैसा है कि 2-3 साल पहले आप पूछते आईटी सेक्टर में आपको ग्रोथ क्यों दिख रही है, तो भाव जब नीचे मिलते हैं तभी हम उठाते हैं ना भाई. टूरिज़्म में अभी नीचे के भाव मिल रहे हैं, 2-3-5 साल बाद ये भाव आपको नहीं मिलेंगे. लुक एट दिस कंपैरिजन. गोवा खाली पड़ा है ना. हमने सब ने ये रिपोर्ट देखी होगी कि गोवा से टूरिस्ट अभी बहुत ज़्यादा प्राइसी हो गया. तो 45,586 फॉर रेडिसन ब्लू विच इज़ क्लोज टू द बीच, 5 स्टार है, तो उसका भाव बढ़ेगा. बट आई यू श्योर इट शुड बी 45,000. इंडियंस को आपने समझ क्या रखा है भाई. इंडियन सबसे ज़्यादा कंज्यूमर क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा 1.5 शाणे और शाणे कंजम्पशन इंडियंस पैटर्न्स के होते हैं, कंजम्पशन पैटर्न्स इंडियंस के होते हैं. लुक एट ऑन द राइट, ये वाला जो रेडिसन ब्लू है ये मेरे ख्याल में किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, थाईलैंड वाईलैंड का होगा. वहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक ऑब्वियसली उधर ही जाने वाली है, जो वीज़ा फ्री भी है. तो हम लोग गोवा में जाके क्यों परेशान होंगे. सो टूरिज़्म बढ़ेगा गाइस, लेकिन अभी मार्केट टूरिज़्म का डाउन है. दिस इज़ प्रॉब्ली द टाइम टू कैश इन. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, बिकॉज ये रिवाइवल सेक्टर है, ये तो इंडिया में बढ़ने ही वाला है. इन द लास्ट 1 ईयर जब से ये अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, फॉर रीजन्स दैट वी सी इन स्टैटिस्टिक्स, 3 करोड़ टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया टू विज़िट दैट पर्टिकुलर. और वो क्या खाली अयोध्या विज़िट करने तो जाएंगे नहीं इंडिया ऑल द वे, फ़्लाइट की टिकटें महंगी करके.
वो इंडिया आएंगे तो अयोध्या के बाद वो आगरा जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, इधर उधर जहाँ जहाँ उनको समझ आएगा वो जाएंगे, तो टूरिज़्म तो बढ़ेगा, यू कांट स्टॉप दैट। बट या फ़िलहाल कुछ पॉकेट्स लाइक गोवा ग्रो नहीं कर रहे हैं। देन लेट्स कम टू द होल डिबेट अबाउट 18% GST ऑन ये जो अभी बढ़ाया, इस पर एक्सप्लेनेशन सरकार ने दिया है कि आई थिंक ये तो आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा। वसुधा मुखर्जी की ये रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि GST उन्होंने बढ़ाया है 18% फ्रॉम 12%, बट अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सो लेट्स यूज़ दिस एग्जांपल, ये उनको भरना है जो कार के रीसेल कंपनीज जो कार की रीसेल करती है उनको ये GST भरना है। इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल तो आपको नहीं भरना है ये GST। एज एन एग्जाम्पल, इफ़ अ कार वॉज बॉट फॉर 12 लाख एंड रीसोल्ड एज अ यूज्ड कार फॉर 9 लाख, तो इफ़ यू आर डूइंग इट एज अ इंडिविजुअल इंडियन सिटीज़न, तो बीच का जो 3 लाख है उसमें 18% टैक्स आपको नहीं भरना है। अगर यही पूरा ट्रांजैक्शन किसी कार रीसेल की कंपनी ने किया तो उसको 18% टैक्स भरना है, विच इज़ 6% उनका बढ़ गया वो, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन विच रेफर टू अ टैक्स ऑन द मार्जिन, बोली ना वो, द टैक्स इज़ ऑन द मार्जिन। अरे पहले इनको जाके कोई बोलो निर्मला ताई को कि इलेक्शन लड़ें, अगर ये इलेक्शन लड़ी होती तो कभी यहाँ तक जीत के पहुँचती नहीं। आई एम फर्मली टेलिंग यू, दीज आर ऑल पीपल हु हैव नेवर फॉट द इलेक्शन, जो जनता के बीच में ग्राउंड में जाके कभी मार्केट में कैंपेनिंग में उतरे ही नहीं। राज्यसभा मेंबर बन के वो ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर बन के हमारे सर पे बैठ गई हैं। सिंप्लीफाइंग GST, हाँ, सो ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। If a used car dealer purchases an electric vehicle for 9 lakh, resells it for 10 lakh, the tax will apply on the 1 lakh profit margin, not to miss that, and direct transactions between individuals remain exempt। मतलब if you are an individual, आप जितना मर्जी बाय करो, रीसेल करो, आपको कुछ नहीं देना है। 18% आई थिंक इनका फेवरेट नंबर है, क्योंकि 18% पूरे वर्ल्ड वाइड GST का सबसे हाईएस्ट स्लैब है बाय द वे। इनफैक्ट उससे भी कम है वर्ल्ड वाइड कुछ कंट्रीज़ में। तो चलो ये पॉइंट तो हो गया। नाउ लेट्स कम टू अनदर सोर्स, आप देख रहे हो जो नीचे मेंशन्ड है, गार्टेक्स इंडिया IBEF मेटी की रिपोर्ट है। इसमें सरकारी आंकड़े, खुद सरकार के आंकड़े भी इसमें हैं। आपके देश का जो GDP है उसमें IT सेक्टर का, IT इंडस्ट्री का 7.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है, टेक्सटाइल का 2.3% कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। बट इफ़ यू लुक एट द राइट साइड, ऑन द राइट हैंड साइड, एम्प्लॉयमेंट कंपैरिजन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आती है सबसे बड़ा, 45 मिलियन लोगों को वो एम्प्लॉय करती थी। और IT सेक्टर जो GDP में ग्रोथ ज़्यादा दे रहा है बट एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5.43 मिलियन लोगों को करता है। तो इस वजह से जॉब क्राइसिस और जॉब जो गिर रहे हैं वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल में हमारे सरकार ने या किसी ने भी सिर्फ बातें की है, उसमें कुछ एग्जैक्ट हैंड होल्डिंग किसी का हुआ ही नहीं है। पिछले 9 साल में डीमोनेटाइजेशन के बाद नहीं हुआ है, इट इज़ अ फैक्ट। तो ये इस वजह से जो इकोनॉमी सिंक करती है कभी कभी बीच में, जो आपको झटका देती है इकोनॉमी, दिस बिकॉज ऑफ दिस कंपैरिजन। देन ये एक और आप देखिए, अब मैन्युफैक्चरिंग में सरकार का टारगेट था, खैर वो अगले स्लाइड में आएगा तब बताऊंगा। अब फिलहाल इस स्लाइड में आप देखिए, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, IT स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। वेर एज इफ़ यू पुश अ मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ एन एग्जाम्पल इज़ अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या कोई फैक्ट्री खड़ी करता है तो उसमें स्किल्ड लोग होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। नाउ मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स पॉपुलेशन इज़ सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2014 में 16% ऑफ आवर GDP था कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 2017 में जब मेक इन इंडिया बढ़ाया गया तो ये कहा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 25% तक जाएगा GDP का, जिससे जॉब्स बढ़ेंगे, बेसिकली जॉब्स उसी सेक्टर में बढ़ेंगे, है ना। और 9 साल आते आते अब ऐसा हो गया है कि वो 16%, 25 पे जाना तो दूर रहा, वो नीचे गिर गया है। मेक इन इंडिया इज़ नॉट वर्किंग, पीपल आर नॉट मेकिंग इन इंडिया। वो लोग अभी भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इतने हर्डल्स, इतने रोड ब्लॉक्स, इतने किकबैक्स लगते हैं
कि वो अभी भी चाइना से माल इंपोर्ट करके यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर बने हुए हैं। 10 रुपये में चाइना से इंपोर्ट किया, 15, 16, 17 रुपये में इंडिया में बेच दिया, बीच में टैक्सेस भरे, सरकार का पेट भरा और 3-4 रुपया कमा के निकल लो, 30% मार्जिन। यही कर रहे हैं सब लोग। जिसने बेचारे ने फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, आपका इंस्पेक्टर राज, आपके जो ये ब्यूरोक्रेट्स है, वो छोड़ते नहीं है। इंडिया में बिजनेस करना फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डीमोनेटाइजेशन के बाद एक बहुत बड़ा गंदा मजाक बन चुका है। दिस इज़ अ फैक्ट एंड यू कैन सी दिस हियर एज पर आर ट्रेड एंड पेमेंट डेफिसिट। 2014 तक हमें उम्मीद की थी कि हमारे प्रधान सेवक आएंगे और ये -32.4 बिलियन डॉलर्स जो दिख रहा है ये और नीचे 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 जाएगा। करेक्ट है, 2015, 16, 17 तक हम भी उनके साथ थे, वो नीचे 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 गया। लेकिन यू लुक एट द इफ़ेक्ट, जैसे ही 2017 ख़त्म होता है, डीमोनेटाइजेशन का रिपल इफ़ेक्ट हिट करता है और कैश आप बंद करते हो। बाय द वे, कैश इन द इकोनॉमी हैज़ गॉन अप 3 times आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। वो भी बंद होने वाला था, वो बंद नहीं हुआ है। वो अगर 2016 में सपोज़ 100 चल रहा था कैश, अभी 300 चल रहा है। कैश बढ़ गया है सिस्टम में और हमारा बीच में सिर्फ 2021 ट्रेड सरप्लस था क्योंकि वो कोविड का साल था। इसीलिए हमने जो एक्सपोर्ट किया वही किया, इंपोर्ट बहुत कम हुआ है क्योंकि आप जानते हो क्रूड ऑयल भी कम इंपोर्ट हुआ था, इसलिए वो एक बार ऊपर दिख रहा है आपको, उसको छोड़ दीजिए। ओवरऑल हम 32 बिलियन डॉलर से नीचे गिर के 54 बिलियन डॉलर्स के डेफिसिट में आ गए ऑन अ ट्रेड लेवल ऑल्सो। और ये आंकड़े किसने दिए हैं? नीचे सोर्स देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो चप्पल जूते मारने हैं उनको जाके मारो, हमको तो नहीं, कुछ नहीं करना है। चप्पल जूते से मेरा मतलब है जो मिठाई खिलानी है ना, उनको जाके खिलाओ आप, करेले की मिठाई। ओके, ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंपनी ना, अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेले की मिठाई उनके लिए। फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग लेस इन इंडिया, ये थोड़ा विरोधाभास है, इसमें थोड़ा डाइल्यूशन हो सकता है, बट 46 इफ़ यू लुक एट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज, 2014 का ही पकड़ते हैं टू बी फेयर, 45 बिलियन डॉलर्स था, जो अब बढ़ के 71 बिलियन डॉलर्स हुआ है, जिसका सरकार बहुत ताली बजाते हैं ये लोग। ठीक है, 10-11 साल में आप वो डबल भी नहीं कर पाए हो, वो रेट इतना बड़ा नहीं है। 45 का 71 हुआ है, ठीक है, अग्रीड। बीच में 84 तक गया था, चलो अग्रीड। बट लुक एट द ब्लैक बार एंड द नेगेटिव। फॉरेनर्स ने 2014 में 45 बिलियन डॉलर्स निवेश किए और 9.9 बिलियन डॉलर निकाले। सो नेट 35 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए नेट। और अभी 2024 आते आते 71 इन्वेस्ट किए हैं और 44.4 विड्रॉ किए हैं, यानी प्रॉफिट बुक करके भाग गए वो लोग। सो द डिफरेंस इज़ 27 नेट। इसका मतलब 10 साल में नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 35 बिलियन डॉलर से गिर के 27 बिलियन डॉलर्स हुआ है नेट। उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया उससे 5-6 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेल करके वो लोग घटा चुके हैं। ये भी आपके सो कॉल्ड सरकारी दिक्कतों की वजह से, क्योंकि आज आप कुछ किसी को भी बोलो इंडिया में फैक्ट्री लगाओगे या वियतनाम में लगाओगे, आपको पता चलेगा उसका आंसर क्या है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टैटिस्टिक है, CMI का डेटा है, इस 29%। सरकारी आंकड़ों में आपको ये दिखेगा 4 या 5% या शायद 9%। एक्चुअली जो ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, जो फिर झक मार के कुछ पॉलिटिकल कैंपेन में घुसते हैं, रोज़ के हफ्ते भत्ते पे काम करने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको अगर जॉब्स नहीं है, स्किलिंग का प्रॉब्लम है, स्किल नहीं है। ये एक ज़माने में 10-12% होता था अनएम्प्लॉयमेंट, अभी 29.1% है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो डिनाई करेंगे। नाउ इफ़ यू कैन रीड दिस और इफ़ आई हैव टू रीड इट, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स लो हैं, नीचे हैं। टेक्सटाइल के स्टॉक भी शायद कुछ बढ़ चुके हैं, बट हो सकता है उसमें ग्रोथ आए। टूरिज़्म तो आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी बुलिश, बट कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, बेस जो है वो नीचे घट गया। व्हेन द मोदी गवर्नमेंट टुक ऑफिस इन 2014, द गवर्नमेंट कमिटेड टू इंक्रीजिंग, जैसा मैंने आपको बताया 15 से 25 होगा। हाउएवर नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, एज वर्ल्ड बैंक डेटा इंडिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग इज इन रिलेटिव डिक्लाइन
मेकिंग अप ओनली 13% ऑफ द GDP इन 2022, जो मैंने आपको ये ऑलरेडी मैं स्लाइड आपको बता चुका हूँ पहले. बट लुक एट द कंपैरिजन. छोटी छोटी कंट्रीज़ जैसे वियतनाम में बहुत हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस बांग्लादेश में गया, वियतनाम में गया. चलो बांग्लादेश में तो अभी बच गए, वहाँ अंदर ही पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए. बट 25% वियतनाम का है जो हमारा होना चाहिए था कंट्रीब्यूशन टू GDP. बांग्लादेश का 22% है. मलेशिया जैसी छोटी सी कंट्री ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 10 में आती है और हम इंडिया आगे आता है. इंडोनेशिया, मलेशिया 23%, इंडोनेशिया 18%, मेक्सिको 21% एंड ऑफ कोर्स चाइना का तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग ही है 28%. तो आप मैन्युफैक्चरिंग के किंग और मेक इन इंडिया का वो शेर जो है ना, उसको छुपा के अंदर रख दो. जंगल में शेर नाचा कोई नहीं देखा, मोर नाचा भी कोई नहीं देखा. ठीक है, ये प्रॉब्लम है. व्हेन यू टॉक अबाउट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे देश में 1.5 से 5 साल लगते हैं सिर्फ ऑब्टेनिंग द नेसेसरी परमिट्स. एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो नितिन गडकरी जी खुद मिनिस्टर होके NHAI के तरफ से जब वो बात करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सिटिंग मिनिस्टर जो पार्टी में इतना कद्दावर बड़ा नेता है, वो खुद बोलता है कि लैंड एक्विजिशन में उनके प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है. खुद ही बोल रहा है वो. तो उसके खुद बोलने के बाद क्या बचता है? इस वजह से बिकॉज इट टेक्स 1.5 to 5 years, कोई भी हमारे देश में फैक्ट्री खड़ी नहीं करेगा. फैक्ट्री खड़ी नहीं करेगा तो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो आपने देखे उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे. तो आपका अल्टीमेटली GDP पे रिपल इफ़ेक्ट, आप कितना भी विश्वगुरु बन जाओ तो उस पे आने ही वाला है. इसीलिए आप देखो सरकार ने बहुत चतुराई से विकसित भारत 2047 आपका गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया ना. जो हम 2030 की पहले बातें करते थे, जो अब 5 साल दूर है, इनको पता है कि इनके पत्ते खुल जाएंगे 2029 में, तो वो गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया. इसको बोलते हैं हम लोग, मैंने शायद पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, वी कॉल दिस स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट. स्पॉटलाइट मतलब चलो यहाँ हमारे ऊपर मीडिया का फोकस है तो पूरा चेंज ही कर दो. स्पॉटलाइट हटा के सीधा विकसित भारत 2047. अबे 2047 तक कोई ज़िंदा रहने वाला है क्या? आज जो सरकार में है इनमें से तो कोई बचने वाला है नहीं तब तक. मतलब नेचुरली ही कैसे बचेंगे? 2047 इज़ 23 years फ्रॉम नाउ. कौन ज़िंदा रहेगा? सब 60-70 साल के ये लोग हैं. और हम लोग भी, आज इंडिया का जो युवा है वो 25 साल का है, उसको आप बोल रहे हो विकसित भारत 2047, तो वो 48-50 का होएगा, तब उसके पास ज़िंदगी क्या बची है विकसित भारत करने के लिए? तो ये सब जो जुमले हैं ना, इसका एक टाइम होता है. नाउ लुक एट, एक देखो, यू कैन नॉट कंपेयर विद दी स्मॉल कंट्रीज़, बट यू कैन टेक इंस्पिरेशन कि भाई चाइना से तो आप छोड़ ही दो, वो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो वही है, क्योंकि साइज़ में, पॉपुलेशन में सिर्फ चाइना हमारी टक्कर का है. लेकिन अगर एक छोटी कंट्री, कुछ नहीं है इनके पास, ये 7.5% ग्रो कर रही है GDP पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ मैं डेटा. द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन वियतनाम टेक्स 6 months कंपेयर टू 3 to 4 months इन टुक इन 2019. तो थोड़ा बहुत वियतनाम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी नीचे गिरा है, लेकिन हमारे यहाँ क्लियरेंसेस में कुल मिला के 1.5 से 5 साल, इनके यहाँ 3 से 6 महीने. समझे आप? दैट इज़ द डिफरेंस. अभी एग्जाम्पल ले लो न्यू दिल्ली मेट्रो लाइन का 2025 का. ग्रीन क्लियरेंस डीलेज में पुश द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू दिल्ली मेट्रो लाइन टू 2025. बताओ, ग्रीन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कहीं से भी क्लियरेंस नहीं आया, किसी ने रोक लगा दिया, पॉलिटिक्स हो गई. उसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, हम लोग जो 2 करोड़ टैक्सवासी हैं, हमारा पैसा ही अलग अलग जगह वेस्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्लियरेंसेज नॉट कमिंग इन टाइम. Now, environmental clearance, not infrastructure, holds up more than 1,000 projects in Gujarat, which is supposed to be the most growth-oriented state in the country. Recent months में ऐसा बताया जा रहा है, जो ये रिपोर्ट है, कि गुजरात में खुद environmental clearance ना मिलने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ है, जिसके वजह से जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसका कॉस्ट करोड़ों में बढ़ता है. ओके, तो ये आपके लिए गुजरात मॉडल का भी एक सीधा सीधा कच्चा चिट्ठा है. हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा FDI, ये मुझे आज भी याद है यार, 2005 की बात है ये. पॉस्को करके एक साउथ कोरियन स्टील मेकर थे, ये ओडिशा में बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहते थे. और आज भी मैं इस चीज़ को, पूरे 20 साल हो गए हैं इस बात को,
मैं अपना MBA ख़त्म करके बस फर्स्ट जॉब पे लग रहा था उस टाइम, मेरे को याद है। और ये खबर हम लोग बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज सी 2005 में 12 बिलियन डॉलर उस ज़माने में, ये सबसे बड़ा FDI जो इंडिया में आने वाला था। 9 साल तक, 2014 तक मेरे ख्याल से या 17 तक इनको अटका के रखा गया और वो बाद में आए भी नहीं। 9 साल तक ये बड़ी साउथ कोरियन कंपनी जो इंटरेस्टेड थी ओडिशा में लैंड एक्विजिशन के वजह से वो अटक गए। कैन यू इमेजिन भाई, ऐसा नहीं कि 1 साल में उनको मना कर दो, और 1 साल भी क्यों लगे, जब काम आया है तो 3 महीने में रफा दफा करके हाँ या ना बोल दो ना। दिस कुड हैव बीन द बिगेस्ट FDI एट द मोस्ट परफेक्ट टाइम फॉर विकसित भारत इन 2005। पता नहीं उस टाइम सरकारी आंकड़े भी यही बताते हैं कि ऑब्वियसली उस टाइम करप्शन भी बहुत था सरकार में, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो इंडिया का और इंडिया के टैक्स पेयर्स का हुआ। ये प्रोजेक्ट 9 years they waited 9 to 10 years, और उनको बाद में बोल दिया नहीं, वी विल नॉट। ओडिशा में भी वो पॉलिटिक्स हुई, लोगों ने विरोध किया। द प्रोजेक्ट रैन इनटू ट्रबल फ्रॉम द ऑनसेट, विलेजर्स अपोज द एक्विजिशन ऑफ द लैंड। बस यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। लैंड एक्विजिशन में गांव वाले खड़े हो जाएंगे, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ भड़काएंगी अपने फ़ायदे के लिए। इसी वजह से वेस्ट बंगाल का शिंगूर में टाटा प्लांट नहीं लगा पाए, इसी वजह से ओडिशा में ये बहुत बड़ा स्टील मेजर पॉस्को आ नहीं पाया। मैं उस टाइम जब MBA कर रहा था दोस्तों, तो हमको GDPI ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू में हम लोग ये एग्जाम्पल देते थे 2004 में, जब मेरा ख़त्म हो रहा था, कि यार ये अभी तो 20-21 साल हो गए हैं, सो कि पॉस्को आने वाला है, सेम माहौल चल रहा था। देखो 20 साल हो गए, उस टाइम भी यही बातें होती थी, इंडिया इज़ द फ्यूचर, इंडिया चाइना को पछाड़ देगा, इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और 20 साल हो गए, 20 years, आज भी मैं वही बातें सुन रहा हूँ। सोचिए आप। Odisha was left with thousands of felled trees and lost livelihoods after POSCO exited from this plan. अब ये भारतमाला योजना जो नितिन गडकरी की फेवरेट योजना है, इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय 2022। अब उसका डेडलाइन गोल पोस्ट हटा के 2027 कर दिया, 5 साल का डिले, और प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख करोड़ से डबल होके 10 लाख करोड़ हो गया। किसका पैसा है ये सरकार में काम करने वाले किसी कर्मचारी के पिताजी का पैसा नहीं है, ये हम टैक्स पेयर्स का पैसा है दोस्तों। सबके लिए करेले के लड्डू बनने चाहिए और उसमें भर भर के नमक डाल के इनको खिलाना चाहिए। दैट शुड बी द एक विकसित भारत की विकसित सज़ा होनी चाहिए ये लोगों के लिए। और हमारा बुलेट ट्रेन जो भाई किसी भी वजह से डिले हुआ हो, मैं तो शुरू से बोलता हूँ कोई पॉलिटिशियन को सर पे नहीं बिठाना चाहिए। नुकसान किसका होता है? कस्टमर और टैक्स पेयर का ही और सिटीज़न का ही हो रहा है ना नुकसान। तो 1.65 लाख करोड़ हो गया है कॉस्ट बुलेट ट्रेन का, जो पहले 1.08 लाख करोड़ में होने वाला था। जापान ने इतना अच्छा डील हमारे पहली बार सरकार के हाथ में रखा, वो भी ये लोग टाइम पे अब तक शुरू करवा के कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। सो नाउ दिस इज़ एन एग्जाम्पल, लास्ट में सैमसंग ने कितना इन्वेस्ट किया वियतनाम में। नाउ लुक एट दिस रैंकिंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। इसमें आप देखोगे छोटी छोटी कंट्रीज़ है, ऑब्वियसली सिंगापुर तो यार मुंबई से भी छोटा है साइज़ में, उसमें बिज़नेस करना आसान है, मैं भी जानता हूँ, तो वो सब आप मत देखो। बट लुक एट द रैंकिंग, न्यूजीलैंड रैंक्स नंबर 1, पिछले 6 साल से यही डेटा चल रहा है। न्यूजीलैंड सिंगापुर ये दोनों के बीच में ही पूरा रैंकिंग चलता है। न्यूजीलैंड नंबर 1 इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टार्टिंग अ बिज़नेस इन न्यूजीलैंड इज़ 24 आवर्स, यानी सुबह 9 बजे जाके आप अर्ज़ी लगाओ, अगले दिन के सुबह 9 बजे के पहले सारे लाइसेंसेज और क्लियरेंसेज आपको मिल जाएंगे। लुक एट दैट कॉलम, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स 7 days, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 48 days में आपका वो चालू हो जाएगा। न्यूजीलैंड को नंबर 1 दिया है, सिंगापुर नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट्स 6th रैंक पे है, कोरिया साउथ कोरिया 5th, डेनमार्क जैसी कंट्री जो स्कैंडिनेवियन है 4th रैंक, नॉर्वे 9th। ओके, आगे देखिए, स्वीडन 10th, एंड लुक एट नंबर 12, जस्ट लुक एट नंबर 12, मलेशिया। छोटी सी कंट्री है, मतलब वो तो ऐसा कोई ग्रोथ भी नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, वो आपको सामने से इनवाइट करके जल्दी जल्दी आपका काम कराएंगे। UAE में तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट अगर आप में से अभी भी कोई सोचेगा कि कहाँ जाके एक्सप्लोर किया जाए,
बेटर देन वियतनाम मेरा आप लोग को सुझाव मलेशिया का होगा, एक बार उसको एक्सप्लोर करना चाहिए फॉर टूरिज़म ऑल्सो एंड फॉर बिजनेस ऑल्सो। आई थिंक इट इज़ नाउ टर्निंग आउट टू बी बेटर दैन दुबई, बिकॉज दुबई बहुत क्राउडेड हो गया है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 14 पे है और यूएई भी नंबर 16 पे है। मलेशिया जो उसके पास आप साइन देख रहे हो 12, वो इसलिए क्योंकि वो नीचे से ऊपर आया है। एंड सच में अगर मुझे पहले ये मैंने रिसर्च किया होता तो इंस्टेड ऑफ यूएई आई वुड हैव प्रॉब्ली ट्राइड मलेशिया फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या व्हाटएवर। क्योंकि देखो एक फ़ायदा है, मलेशिया इज़ वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। आप 1 महीने तक वहाँ रह सकते हो बिना किसी वीज़ा के नाटक के, और 2025 में भी वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो फॉर मलेशिया आपको क्या करना है, सिर्फ फ़्लाइट की टिकट बुक करनी है और जाके एक्सप्लोर करो। 1 महीना तो आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं। एंड इट इज़ वेरी चीप फॉर स्टे, फॉर फूड, वेरी चीप। सेम डेमोग्राफिक्स है लाइक यूएई, 30% पॉपुलेशन इंडियंस है, ज़्यादा करके साउथ इंडियंस है। सेम टू सेम लाइक यूएई है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर क्लैरिटी है, गर्दी कम है, मच कम है। लाइक यूएई में अभी बहुत रश हो गया है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो देयर। मतलब इट्स ईजी टू गो देयर बट इट्स डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, and compared to that cost of business, cost of all the other things in Malaysia is very low. Look at Russia guys, 28, जो कंट्री वॉर कर रही है वो भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 पे है। जापान अनदर फेवरेट कंट्री ऑफ माइन 29, और हम कहाँ हैं 63। इंडिया इज़ 63 एंड मेरे ख्याल में चाइना का 31। चाइना हम तो डायरेक्ट चाइना से कंपेयर करेंगे ना। चाइना 31 है ईज़ ऑफ डूइंग, हम टॉप 50 में भी नहीं है। अगर हम टॉप 50 में भी आ जाएं तो मैं मानूंगा कि हाँ चलो एक अचीवमेंट किया कि 200 देशों में से टॉप 50 में आ गए। बट हम 63 पे ही अटके हुए हैं विकसित भारत का सपना लेके। पिछले 6 साल से ये रैंकिंग मैं देख रहा हूँ, ये बदली नहीं है। ओके, सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया, दैट्स द रियलिटी चेक ऑफ आवर कंट्री। उम्मीद है आपको ये रियलिटी चेक कड़वा लगा होगा, लेकिन गाइस करेला जो होता है ना वो कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कड़वी सच्चाई, बिटर ट्रूथ इज़ बेटर दैन अ शुगर कोटेड लाई। समझ रहे हो आप? आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।